Good morning, students. Class 12th, Political Science. This is the fifth video of this chapter. In this video, we will study about the nations, those who are challenging the unipolarity or the dominance of USA in this contemporary world. In the previous videos, we have understood the different organizations or the regional organizations, those who are challenging, like EU, like ASEAN, like SAARC and BRICS, they are challenging the unipolarity. And from this video, one by one, we will study about the different nations, that how their GDP, their political structure, their economical situations, or their different aspects where they are challenging the USA. Let's start this video with the first nation, which is Russia. जैसा कि बेटा आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है, जिसको पहले अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर नाम दिया गया, अब उसका नाम हमने चेंज करके न्यू सेंटर्स ऑफ पावर किया है। तो नेशंस किस तरह से न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हैं और न्यू सेंटर ऑफ डोमिनेंस है, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रशिया के रिगार्डिंग। रशिया का जोग्राफिकल लोकेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रशिया वैसे आपके लिए एक न्यू नेशन नहीं है। हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और जो हम कोल्ड वॉर वाला टॉपिक पढ़कर आए हैं, उसमें हमने रशिया का नाम बहुत बार पढ़ा है और रशिया किस तरह से एक सुपर पावर रहा है 1945 से लेकर 1991, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, और किस तरह से रशिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो बाद में चेंज किया गया और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर भी चला, किस तरह से उसने अपना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर और उसके बाद भी ग्रो किया है, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में किस तरह से एक चैलेंज की तरह काम कर रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा आपके पास सिलेबस में, अगर आप डिटेल में सिलेबस देखते हो तो वहाँ पर कुछ सजेशन पॉइंट्स गिवन हैं, तो हम उसी के बेसिस पर इस टॉपिक को करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर बाय चांस अगर आपके पास ये टॉपिक डिटेल में आता भी है, तो हम लोग जो कोल्ड वॉर वाले टॉपिक में रशिया के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स पढ़कर आए हैं, वो आप इस टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके इन पॉइंट्स को इलैबोरेट करूँगी, वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट थिंग इज़, रशिया has been the largest part of the former सोवियत यूनियन, या फिर यूएसएसआर आपने टर्म सुना है, सोवियत यूनियन टर्म्स आपने सुनी है। तो वहाँ पर एक लार्जेस्ट पार्ट, या फिर आपको याद दिलाया जाए तो एक अथॉरिटेरियन नेशन, या एक वो नेशन जिसने यूएसएसआर के अंदर एक डोमिनेटिंग रोल प्ले किया। तो रशिया यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन का एक लार्जेस्ट पार्ट रहा, और कब तक? उसके डिसइंटीग्रेशन होने तक। हम किसकी बात करते हैं कि जब तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, तब तक वो एक उसके लार्जेस्ट पार्ट की तरह, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करता रहा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन लेट 1980s, बेटा 1980s और अर्ली 1990s टर्म इसलिए लिखा है क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर कि 1979 के बाद से ही, और जब आपका कोल्ड वॉर ख़त्म हो रहा है, इस पूरे टाइम पीरियड में यूएसएसआर में इंटरनल लेवल पर, या फिर जो उसके 15 रिपब्लिक नेशंस थे, उनके अंदर प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी। और पहले इकोनॉमिकल कंडीशंस में, फिर धीरे धीरे करके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेशन होना या इकोनॉमी का स्टेगनेंट होना, पॉलिटिकल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया, और जिसके एंड में कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ या यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, और उसके साथ ही कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1980s एंड 1990s,
रशिया emerged एज द स्ट्रॉन्ग सक्सेसर वर्ड याद रखेंगे बेटा, क्योंकि यूएसएसआर के पास 1945 से लेके 1990 तक जो भी पावर रही या फिर जिस भी तरह से कोल्ड वॉर ख़त्म होने का जो पूरा टाइम पीरियड है उसमें जो उसने सारी की सारी पावर एंजॉय की, वो सारी की सारी पावर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रशिया के पास ट्रांसफ़र कर दी गई और रशिया ही उसका सक्सेसर रहा। रशिया ही उन सभी अथॉरिटीज़ का सिग्नेचर करने वाले नेशंस में काउंट हुआ, यानी कि यूएसएसआर के सारे पॉलिटिकल पोजीशंस ग्लोबल लेवल पर जो रहे, इंटरनेशनल लेवल पर रहे, सारे के सारे रशिया को ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसीलिए उसे सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर भी कहा जाता है। एंड Russia emerged as the strong successor of the USSR. USSR is what? Union of Soviet Socialist Republic. ये पूरा टॉपिक, ये दोनों पॉइंट्स के बारे में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़कर आए हैं। थर्ड पॉइंट सेज दैट रशिया का जो जीडीपी है 2019 के डेटा के अकॉर्डिंगली, उसका इकोनॉमिकल सिचुएशन उसके दुनिया की इकोनॉमीज़ को जब कंपेयर करते हैं तो 11th पोजीशन पर आता है। और बेटा अगर डेटा आप चेक करते हो 2019 के डेटा में और 2020 के डेटा में ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन अभी भी उन्हीं नेशंस के, जैसे फर्स्ट पोजीशन पर 2019 में भी यूएसए रहा। मैं जीडीपी की बात कर रही हूँ, ठीक है, इकोनॉमिकल सिचुएशंस में। तो फर्स्ट पोजीशन पर 2019 में भी यूएसए रहा, सेकंड में भी यूएसए था, यानी कि 2020 में भी यूएसए ही रहा। सेकंड पोजीशन चाइना ने बैक की है, सेम 2020 के अंदर भी चाइना ही सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन के अंदर जापान है आपके पास, और 2020 के अंदर भी जापान ही आपके स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी के अंदर, ये टॉप 3 नेशंस आपके ये रहे। फोर्थ पोजीशन जब आप देखते हो तो बेटा वो इंडिया ने मेंटेन की हुई है स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी में। तो फोर्थ पोजीशन 2019 2020 दोनों में इंडिया के पास फोर्थ पोजीशन रहा। और 11th पोजीशन रही 2019 में भी और 2020 में भी किसकी रही है? रशिया की रही। तो विच प्रूव्स दैट कि कहीं ना कहीं जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग है। जब हम दुनिया के बाकी नेशंस की बात करते हैं तो 11th पोजीशन रशिया की आती है। नेक्स्ट, रशिया हैज़ रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। बेटा जब आप रशिया का जोग्राफिकल लोकेशन देखते हो तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर हमारे पास या रशिया के पास जो है मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट गैसेस हैं जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, और ग्लोबल लेवल पर ये उसका जो रिच रिसोर्सेज के जो रिजर्व्स हैं उसे एक इम्पॉर्टेंट नेशन या फिर उसे एक पावरफुल कंट्री की तरह काउंट करते हैं, जहाँ पर उसे अपने खुद के रिसोर्सेज का यूज़ कर कर वो अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, और उसको किसी भी रिसोर्सेज के लिए या ज़्यादातर रिसोर्सेज के लिए बाहर किसी नेशन से नहीं मंगवाना पड़ता। लास्ट जो पॉइंट है बेटा वो हमें ये कहता है दैट रशिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। हम सब जानते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट नेशन रहे एट प्रेजेंट टाइम पीरियड पर अपने आप को मिलिट्रिकली स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए नेशंस क्या करते हैं, अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब से अपने आप को लेस रखते हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमेशा अपने पास रखते हैं टू मेंटेन कि भाई हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है। इसके साथ हमें एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी कि रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का स्टॉक रखने वाले नेशंस में से एक है। करीब 6800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है रशिया के पास, ठीक है। तो विच प्रूव्स दैट कि रशिया की जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हमें ये कहता है बेटा कि रशिया हैज़ ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल P5। बेटा ये P5 टर्म याद रखेंगे, P5 टर्म यूज़ किया जाता है परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ये जो पोजीशन था बेटा यूएसएसआर का था,
और कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जैसे हमने कहा कि वो एक सक्सेसर है, किसका सक्सेसर है, आपके यूएसएसआर का। हमने ये चीज़ यहाँ पर पढ़ी कि वो एक सक्सेसर है रशिया का, तो विच प्रूव्स दैट कि उसको इस सक्सेसर की पोजीशन के बाद यूएसएसआर की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी उसको ट्रांसफ़र की गई, विच मेक्स रशिया इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन, नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग पावरफुल नेशन, मिलिट्रिकल पावरफुल नेशन में काउंट करवाता है, और पॉलिटिकली भी एडवांसमेंट है, पॉलिटिकली भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रशिया कैरी करता है। तो विच मेक्स रशिया वन ऑफ द चैलेंज फॉर द यूनिपोलैरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड।